अस्सलाम वालेकुम। हम देख रहे हैं सी के अंदर जब आप प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उन प्रोग्राम के डिफरेंट एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हम देख रहे थे। कुछ कंपोनेंट्स इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताए थे। अब इसमें आप देखें नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स हैं आगे हैं कॉन्स्टेंट्स। अब आप देखें जब भी आप प्रोग्राम बनाती हैं तो प्रोग्राम के अंदर दो किस्म की क्वांटिटीज़ आप इस्तेमाल करते हैं। एक होती है वेरिएबल, एक होते हैं कॉन्स्टेंट। वेरिएबल जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज आप कर सकते हैं, उन्हें आप वेरिएबल कहते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? नाम से ही ज़ाहिर है कि जिनकी वैल्यू फ़िक्स होती है। मतलब कॉन्स्टेंट्स ऐसी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। वो थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रिमेन कॉन्स्टेंट, फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं, जैसे आप किसी चीज़ का एरिया फाइंड आउट करते हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल। अब आप देखिए एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। अब उसमें देखिए पाई है और आर है। आर क्या होता है? रेडियस होता है। और रेडियस किसी भी सर्कल का ज़ाहिर है वो सर्कल के साइज़ पर डिपेंड करता है। सर्कल छोटा होगा तो रेडियस भी छोटा होगा, सर्कल बड़ा होगा तो रेडियस भी बड़ा होगा। मतलब रेडियस की वैल्यू सर्कल के साइज़ के मुताबिक चेंज होती रहती है। इसका मतलब है कि पाई आर स्क्वायर के अंदर आर क्या है? वेरिएबल है, जबकि पाई की वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट उसे आप कहती हैं। तो यहाँ पे देखिए पाई की कांस्टेंट 22/7 होती है पाई की वैल्यू, या अगर उसे डिवाइड कर लें तो हमारे पास होती है 3.142857। तो आप सिर्फ 3.14 भी लिख सकती हैं। तो ये सी के अंदर कांस्टेंट को डिफाइन करने का ये तरीका है कि आप लिखते हैं, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपने पढ़ा था इंक्लूड पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है डिफाइन। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन क्या करता है? किसी भी आइडेंटिफायर को कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए नंबर साइन है, डिफाइन ये रिजर्व वर्ड है। उसके बाद ये आपका आइडेंटिफायर का नाम है, हमने पाई रखा हुआ है। आप ज़ाहिर क्योंकि आपने कांस्टेंट पाई की वैल्यू लेनी है तो इसलिए हमने पी आई पाई रखा हुआ है, और आगे वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो ये अब आपका क्या हो गया? पाई की वैल्यू आपने जब फिक्स कर दिया तो आप पूरे प्रोग्राम के अंदर जहाँ भी ये पी आई आप इस्तेमाल करेंगे आइडेंटिफायर, तो इसका मतलब है आप क्या इस्तेमाल कर रही हैं? 3.14। तो ये आपकी वैल्यू है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक का मतलब होता है ज़ाहिर न्यूमेरिक वैल्यू कोई नंबर्स, ठीक है। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स। इन न्यूमेरिक कांस्टेंट को फिर आगे आप मज़ीद उसमें कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। इंटीजर क्या होते हैं? ऐसी वैल्यूज़ जिनमें कोई इशारा वगैरह नहीं होता, जैसे 56 है, 678 है, 8 है, इनमें कोई इशारा नहीं है, तो इन्हें हम इंटीजर कहते हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या हो गए? फ्लोटिंग पॉइंट मीन कि ऐसी वैल्यूज़ जिनमें इशारे वगैरह होता है, जैसे ये देखें 5.00, 0.45, मतलब ये पॉइंट इशारा, 4.75। अब ये वैल्यूज़ नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। तो ये आपके न्यूमेरिक कांस्टेंट हैं। उसके बाद है कैरेक्टर कांस्टेंट। नाम से ही ज़ाहिर है कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या होगा? अल्फ़ाबेट्स होंगे। अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज़ अ सिंगल अल्फ़ाबेट, अ सिंगल डिजिट और सिंगल सिंबल इनक्लोज्ड विद इन एपोस्ट्रॉफी, या इसे सिंगल कोटेशन कहते हैं। ये देखें ना, कैरेक्टर ए है अल्फ़ाबेट, इसको सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट को हमेशा आप एपोस्ट्रॉफी के अंदर लिखते हैं, जिसे हम सिंगल कोट्स भी कहते हैं। ये देखें जितने भी कैरेक्टर, इवन अगर आप इंटीजर वैल्यू को भी, न्यूमेरिक वैल्यू को भी अगर आप कोटेशन के अंदर लिख देते हैं तो वो न्यूमेरिक नहीं रहती, वो क्या बन जाती है? कैरेक्टर बन जाती है। तो ये थे हमारे पास सी लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स। अब आगे हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स इसका मतलब है कि प्रोग्राम के अंदर जो भी आप डाटा इस्तेमाल करते हैं, जो भी वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, वो किस टाइप का है, किस किस्म का है। अभी मैंने आपको बताया कि इंटीजर भी हो सकती हैं वैल्यूज़, फ्लोट भी हो सकती हैं, कैरेक्टर भी हो सकती हैं। हर लैंग्वेज के अंदर कुछ जो डाटा टाइप्स हैं वो प्री डिफाइंड होती हैं, उन्हें हम बेसिक डाटा टाइप्स कहते हैं या प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स कहते हैं। और कुछ डाटा टाइप्स होती हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? यूज़र डिफ़ाइंड डाटा टाइप कहते हैं। मतलब जो प्री डिफ़ाइंड डाटा टाइप्स हैं ना, वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती, इसलिए हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुद से भी नई डाटा टाइप डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डाटा टाइप्स फॉर इंटीजर। इंटीजर डाटा टाइप है।
इंटीजर डाटा टाइप को आप शॉर्ट फॉर्म में इंट लिखते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी भी वेरिएबल को या कांस्टेंट को आपने इंटीजर डिक्लेयर करना हो तो आप लिखते हैं इंट। इंट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ऐसी वैल्यूज़ जिनमें कोई इशारा नहीं होता उन्हें आप इंटीजर वैल्यूज़ कहते हैं। जैसे ये देखें 1128, इसमें कोई इशारा नहीं है, ये इंटीजर है। 1010 ये भी इंटीजर है। अब ये होता है कि ये जो जब आप किसी कोई डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं किसी वेरिएबल की डाटा टाइप, तो इसका मतलब है कि आप कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि ये हमारे वेरिएबल का नाम है, ये उसकी डाटा टाइप है। तो कंपाइलर क्या करता है, उस डाटा टाइप के मुताबिक मेमोरी में स्पेस रिजर्व कर देता है। रिजर्वेशन का क्या मतलब होता है, जैसे आप किसी होटल में आपने जाना हो, आप पहले से एक टेबल बुक रिज़र्व करवा देते हैं, मतलब टेबल फिर आपके नाम बुक हो जाती है। इसका मतलब है कि जब भी आप जाएंगे वो टेबल आपके नाम पर रिज़र्व होगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आप फ़ौरन जाके वो आपको एंटरटेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही है कि आप क्या करते हैं, जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कंपाइलर को ये बता रहे होते हैं कि ये हमारा वेरिएबल है, उसके लिए मेमोरी में स्पेस रिज़र्व कर दें, ताकि जब हम उस वेरिएबल को कोई वैल्यू दें तो स्पेस होगी पड़ी ऑलरेडी मेमोरी के अंदर, हम जो वैल्यू देंगे वो उस रिज़र्व स्पेस के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। अब हर डाटा टाइप मेमोरी में मुख्तलिफ स्पेस रिज़र्व करती है। जैसे इंटीजर है, मेमोरी के अंदर 2 बाइट लेता है। 2 बाइट का मतलब है, मतलब 1 बाइट आपको पता है 8 बिट्स लेती है। 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स। अगर 2 बाइट हैं तो इसका मतलब है 16 बिट्स। तो इसका मतलब है कि इन 16 बिट के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर होगी। अब ज़ाहिर इन 16 बिट के अंदर आपकी जो वैल्यू स्टोर होती है उसका साइज़ इतना बड़ा नहीं होता। इंटीजर के अंदर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो है ये 32,767, मतलब इतना बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते हैं अगर आप किसी वेरिएबल को इंट रखती हैं। मैक्सिमम इतनी उसकी लिमिट है। ज़रा ये तो कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है। और जो मिनिमम वैल्यू है वो इतनी है। ज़रा मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में होगी और मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में होगी। ये रेंज है यूँ समझें इंटीजर की, कि मिनिमम इतनी छोटी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और मैक्सिमम इतनी बड़ी। इससे बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते और इससे छोटी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो हमने सारी डाटा टाइप्स का बताया हुआ है, इसी से मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे देखें, अगर वेरिएबल इंट है तो वो मेमोरी में 2 बाइट रिजर्व कर रहा है। साइंड का मतलब है इसमें नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, पॉजिटिव भी स्टोर कर सकते हैं। ये उसकी रेंज है कि नेगेटिव इतना छोटा नंबर स्टोर कर सकते हैं और पॉजिटिव इतना बड़ा नंबर। इससे बड़ा नंबर आप स्टोर नहीं कर सकते। मतलब अगर आप 32,768 स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं स्टोर कर सकेगा, क्योंकि उसकी रेंज ही नहीं है। उसके बाद है शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट भी मेमोरी में 2 बाइट लेता है। इसको हम लिखते हैं शॉर्ट इंट, ठीक है। इसकी भी रेंज वही है जो इंटीजर की है। उसके बाद है अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट भी 2 बाइट मेमोरी में लेता है और ये अनसाइंड है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू अपने अंदर स्टोर करता है। ये देखिए नेगेटिव रेंज है ही नहीं, मतलब 0 से लेके ये उसकी मैक्सिमम रेंज है 65,635, मतलब हाईएस्ट इतनी वैल्यू आप स्टोर कर सकती हैं। अनसाइंड शॉर्ट है, ये भी मेमोरी में 2 बाइट लेता है। इसको आप लिखते हैं अनसाइंड शॉर्ट इंट। इसमें भी सिर्फ आप पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकती हैं, उसकी रेंज भी वही है। लॉन्ग इंट, खाली लॉन्ग लिखें या लॉन्ग इंट लिखें, ये मेमोरी में 4 बाइट लेता है। यूँ समझिए ये इंटीजर से डबल मेमोरी लेता है। इंट 2 बाइट ले रहा है तो लॉन्ग क्या ले रहा है, 4 बाइट। तो ज़ाहिर इसकी रेंज भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर ये देखें रेंज दी हुई है, ये मतलब नेगेटिव रेंज ये है, मतलब छोटे से छोटा इतना नंबर स्टोर कर सकते हैं, और पॉजिटिव ये रेंज ये है, इतना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अनसाइंड लॉन्ग है, वो भी 4 बाइट लेता है। इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होंगी, मतलब ज़ीरो, छोटी से छोटी वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो से दूसरी साइड पे चले जाएँ तो नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो जाती हैं। तो अनसाइंड में तो हम नेगेटिव वैल्यू स्टोर ही नहीं कर सकते, इसलिए इसकी जो मिनिमम रेंज है वो ज़ीरो है और मैक्सिमम रेंज ये है। ये आपने ऐसे ही याद करनी है इसकी रेंज। अब आप देखिए, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन डाटा टाइप्स में से कोई भी डाटा टाइप चूज़ कर सकती हैं। अगर आपको है कि छोटी वैल्यू आपने स्टोर करनी है, मतलब 32,767 से छोटी वैल्यू या इतने तक, तो फिर आप अपने वेरिएबल को इंटीजर डिक्लेयर करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी जो वैल्यू है इससे बड़ी होगी तो ज़ाहिर है फिर ये तो डाटा टाइप हमारे लिए नहीं सीख सूटेबल, फिर हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिक्लेयर करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका रिज़ल्ट सिर्फ पॉजिटिव आएगा तो बजाय इसके कि आप इंट और दूसरी डाटा टाइप लें, आप अनसाइंड इंट ले लें, क्योंकि सिर्फ रिज़ल्ट में तो पॉजिटिव आना है, नेगेटिव तो रिज़ल्ट है ही नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, उसे अनसाइंड इंट कर देंगे। ये मुख्तलिफ डाटा टाइप्स हैं, मतलब आपके पास वैरायटी है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए इनमें से कोई भी डाटा टाइप इस्तेमाल कर सकती हैं। ये थी हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप्स, इंटीजर और ये उसकी
सारी टाइप्स हैं, इंटीजर डाटा टाइप की मज़ीद टाइप्स हैं। उसके बाद है फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट डाटा टाइप ऐसी वैल्यूज़ जिसमें इशारे वगैरह हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, उसे आप क्या कहती हैं, फ्लोट डाटा टाइप कहती हैं। यहाँ पे देखें जैसे 12.358, 0 पॉइंट ये -8.64, इस तरह की वैल्यूज़, या ये फ्रैक्शनल पार्ट जैसे 10 की पावर बना के आप लिखती हैं, ठीक है, 2.456 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 5, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2.45634, ये क्या है, मैंटीसा है, और 5 क्या है, एक्सपोनेंट है, मतलब 10 की पावर जो है इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो सी के अंदर इसको लिखने का तरीका ये है, 10 की पावर 5 तो हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, हम मैंटीसा के साथ लिखते हैं ई एक्सपोनेंट और आगे 5 एक्सपोनेंट की वैल्यू। आप ई की मर्जी, मतलब आपकी मर्जी है, ई की वैल्यू आप मतलब ई को आप छोटा लिखें या बड़ा लिखें। ये देखें स्मॉल ई भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी, एक्सपोनेंट। ये देखें इस वैल्यू को यूँ समझें, ये आम मैथमेटिक्स के अंदर तो इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन सी के अंदर इस तरह नहीं लिख सकते आप, इसको इस तरह लिखेंगे, मैंटीसा वैसे ही रहेगा, और ये 10 की पावर 5 को हम ई रे 5 मतलब एक्सपोनेंट 5। ये आगे फिर फ्लोट की मज़ीद टाइप्स हैं, आगे उन्होंने पूरा टेबल बनाया हुआ है कि फ़्लोट मेमोरी के अंदर कितनी बाइट लेता है और उसकी क्या रेंज है। फ़्लोट डाटा टाइप का नाम है फ़्लोट, मेमोरी में वो 4 बाइट लेता है, और प्रिसियन इसकी है 6 डिजिट। प्रिसियन क्या होती है कि इशारे के बाद आप कितने डिजिट तक अपना रिज़ल्ट देखते हैं। इशारे के बाद आप जितने ज़्यादा डिजिट्स को लेंगे, आपका रिज़ल्ट उतना एक्यूरेट आएगा। तो फ्लोट जो है वो इशारे के बाद सिर्फ 6 डिजिट तक जाता है, इससे ज़्यादा डिजिट तक नहीं जाता। रेंज है कम से कम इतनी वैल्यू है 10 की पावर -38, और मैक्सिमम ये है 10 की पावर 38। उसके बाद है डबल, ज़ाहिर फ्लोट 4 बाइट ले रहा है तो डबल क्या लेगा, मेमोरी के अंदर दुगनी मतलब मेमोरी ले लेगा, वो 4 लेता है तो ये 8 लेगा, और इसकी प्रिसिजन रेंज भी ज़्यादा है, 15 है। इसका मतलब है डबल आप अगर वेरिएबल लेंगे तो उसका रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट आएगा फ्लोट से, क्योंकि ये इशारे के बाद 15 डिजिट तक जाता है। ये इसकी मिनिमम रेंज है और ये इसकी मैक्सिमम रेंज है। उसके बाद लॉन्ग डबल, डबल से भी ज़्यादा मेमोरी लेता है, 10 बाइट, और ये इसकी जो प्रिसिजन है, एक्यूरेसी है, वो है 19, मतलब इशारे के बाद ये 19 डिजिट तक ले जाता है। आगे ये इसकी मिनिमम रेंज है और ये मैक्सिमम रेंज है। तीसरी जो डाटा टाइप है सी के अंदर वो है कैरेक्टर, इसे न्यूमेरिक डाटा टाइप नहीं कहते। ऊपर वाली जो 2 डाटा टाइप्स थी इंटीजर और फ्लोट, वो क्या है, आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं जिसमें नंबर्स वगैरह हैं। तीसरी डाटा टाइप कैरेक्टर है, कैरेक्टर को आप CHAR लिखते हैं। कैरेक्टर नाम से ज़ाहिर है कि इसमें आप अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल लेते हैं, उनको हमेशा आप सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। इवन डिजिट को भी अगर आप सिंगल कोट्स के अंदर लिख देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, कैरेक्टर बन जाएगा। और कैरेक्टर मेमोरी में सिर्फ 1 बाइट लेता है, एक कैरेक्टर 1 बाइट लेगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है CHAR, CH1, CH2 सम। अब ये 3 वेरिएबल हैं, पहला वेरिएबल कॉमा, दूसरा वेरिएबल कॉमा, और ये तीसरा वेरिएबल, तीनों की डाटा टाइप हमने क्या रखी है, कैरेक्टर। अब CH1 जो वेरिएबल था ये वाला, इसको हमने वैल्यू दिया 2, 2 क्या है, कैरेक्टर है। सी ऐसी लैंग्वेज है जो इंटीजर को कैरेक्टर के तौर पे डील करती है और कैरेक्टर को इंटीजर के तौर पे डील करती है। हालांकि कैरेक्टर को आप जमा तो नहीं कर सकते, लेकिन सी के क्योंकि डील करती है इंटीजर को एज अ कैरेक्टर, तो वो जमा कर सकती है। दूसरा वेरिएबल CH2 था, उसमें हमने 6 वैल्यू स्टोर कर दी है, 6 कैरेक्टर है। उसके बाद सम है, सम में हमने इन दोनों को जमा कर दिया है, CH1 को CH2 को जमा किया है, और हमारे पास सम आया है। अब आप देखिए सम क्या आ रहा है, 104 आ रहा है। 104 क्यों आया है, आप देखिए क्योंकि 2 तो डिजिट है, जब आपने उसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है तो 2 का फिर एक स्पेसिफिक कोड होगा सी के अंदर, उसे हम आस्की कोड कहते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो उसमें हर कैरेक्टर का, हर अल्फ़ाबेट का कोई ना कोई स्पेसिफिक कोड होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, वो कहते हैं 2 का जो कोड है वो है 50, और 6 का जो कोड है 54 है। मतलब ये डिजिट नहीं है ना, क्योंकि हमने 2 को सिंगल कोड्स के अंदर लिखा है। अब 2 कैरेक्टर बन गया, इस 2 कैरेक्टर का कोड है 50 आस्की कोडिंग स्कीम के अंदर, और 6 का कोड है 54। तो ये 50 और 54 को जब जमा करेंगे तो 104 आंसर आएगा हमारा। तो ये है कैरेक्टर डाटा टाइप। आस्की क्या है, एक कोडिंग स्कीम है जो आपके कंप्यूटर के लिए, लैंग्वेज के लिए मुख्तलिफ कोड्स डिज़ाइन करती है। क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर के अंदर हमारा डाटा 0 1 की फॉर्म में होता है, तो जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स या डिजिट्स वगैरह आप लेते हैं तो उनको भी वो कोड्स में कन्वर्ट करता है। तो ये आपके मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर की रेंज देखें -128 से लेके 127 तक है। तो इतने कैरेक्टर्स आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं।